हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 10वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि एसके झा सर के द्वारा प्रकाशित है और इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो साइंस के प्रश्न हैं, जो कि एसके झा सर के द्वारा दिया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को जो है ध्यान से देखेंगे और उनको जो है याद रखने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आवश्यक है? वन्य जीव के संरक्षण के लिए कौन सा गतिविधि या कार्य आवश्यक है, ये आपको बताना है। कौन सा आवश्यक है? वनों की कटाई और मृदावर्तन, ये तो आवश्यक नहीं है, बल्कि ये तो खतरा वाला चीज़ है। उसके बाद है जंगल की आग और भूस्खलन, ये भी ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है ये सही है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षण ही जो है ये आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 31 जनवरी 1992 में हुई थी। 31 जनवरी 1992 को हुआ था, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका स्थापना जो है महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था, एक वैधानिक निकाय के रूप में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ये जो है 1922 में हुआ था और मोहम्मद जुबैर और एक श्री कृष्ण सिंह भी थे, इनके द्वारा जो है किसान सभा का आयोजन किया गया था, ये याद रखना है। बोडो भाषा प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है, ये बताना है। तो ये जो बोडो भाषा है, इसका उपयोग जो है असम में किया जाता है। असम का मुख्य भाषा है बोडो और ये जो है अनुसूचित भाषा है, यानी कि जनजातियों के द्वारा ये बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम बताना है, तो जापान की संसद को जो है नेशनल नेशनल डाइट के रूप में जाना जाता है। नेशनल डाइट यहाँ पे सही आंसर होगा, नेशनल डाइट। यहाँ पे नेशनल आगे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर होगा नेशनल डाइट, ये सही आंसर है। ये जो नेसेट है, नेसेट कहाँ का है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेसेट जो है ये कहाँ के संसद का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी क्यात है? यानी कि क्यात जो है ये कहाँ का मुद्रा है, ये बताना है। क्यात कहाँ का है, ये बताना है। तो म्यांमार का मुद्रा जो है क्यात है। म्यांमार का मुद्रा क्या है? म्यांमार का मुद्रा क्यात है। बांग्लादेश का क्या है? तो बांग्लादेश का टाका है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर भूटान को देखा जाए तो भूटान का होता है भूटानी नगुल्टम होता है, और नेपाल का जो है नेपाल का नेपाली रुपया होता है। नेपाल का नेपाली रुपया होता है, ये आपको याद रखना है। नेपाल का नेपाली रुपया होता है। म्यांमार का म्यांमार क्यात होता है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है, कमल ये भारत का राष्ट्रीय फूल है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेलुम्बो न्यूसिफेरा गर्टन, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। और इसको जो है पवित्र फूल माना जाता है, पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा, ये याद रखना है। इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान द अदर साइड ऑफ साइलेंस का लेखक है? द अदर साइड ऑफ साइलेंस, इसके लेखक कौन है, ये बताना है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया ये जो है इनके लेखक है। और इसमें जो है ये जो है उनके व्यक्तिगत अनुभव और निजी दर्द को इसमें सम्मिलित किया गया है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, ये बताना है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है जन्मदिन होता है, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर विश्व शिक्षक दिवस बोला जाए तो विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है।
विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और भारत में जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। सूक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? सूक्त जो है ये किसका हिस्सा है ये बताना है। सूक्त किसका हिस्सा है? तो सूक्त जो है सूक्त जो है ये ऋग्वेद का हिस्सा होता है। सूक्त किसका हिस्सा है? तो सूक्त जो है ऋग्वेद का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। सूक्त ऋग्वेद का हिस्सा है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली इधर ऑप्शन में दिया हुआ होगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हेलरू संस्था संबंध किससे है? हेलरू संस्था का संबंध किससे है ये बताना है। हेलरू संस्था का संबंध जो है ग्रासिया जनजाति से है। ग्रासिया जनजाति से है। और ग्रासिया जनजाति जो है ये जो है सिर को सहलोत कहते हैं, याद रखना है। सिर को सहलोत कहते हैं, ये याद रखना है। और इसी के विकास के लिए ये हेलेरू संस्था को जो है विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किसी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है ये बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। किसने लिखा ये? तो ये जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है? मलाला यूसुफजई के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है ये बताना है। मलाला यूसुफजई के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो मलाला यूसुफजई के द्वारा जो है वी आर डिस्प्लेस्ड, इसका और भी नाम है माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। ये जो है वी आर डिस्प्लेस ये लिखा गया है, मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। ठीक है, तो वैसे कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी पर्वत से संबंधित है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण संस्कृति में। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ये जो है 15 सितंबर को हर बार मनाया जाता है। हर एक साल 15 सितंबर को जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। और इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये पहली बार 2008 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। 2008 में पहली बार मनाया गया था। ईसीजी रिकॉर्ड करता है, ईसीजी किसको रिकॉर्ड करता है ये बताना है। ईसीजी किसको रिकॉर्ड करता है? इसका आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन की दर को। ईसीजी हृदय के धड़कन की दर को रिकॉर्ड करता है, यह याद रखना है आपको। किस अभिनेत्री को फिल्मों में अपने असाधारण योगदान हेतु प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया ये बताना है। इसका आंसर होगा देविका रानी। देविका रानी को जो है पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुआ था। 1969 में प्रथम बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है आपको। प्रथम बार देविका रानी को मिला था। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय NMNH किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। नई दिल्ली में ये है, याद रखना है। और इसका स्थापना जो है 1972 में किया गया था। 1972 में किया गया था और इसको 1978 में खोला गया था, ये आपको याद रखना है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसको कहा जाता है? पंचमा वेद किसको कहा जाता है ये बताना है। तो भरत मुनि के द्वारा कृत नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ
नृत्य पर लिखा हुआ पहला ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। 22 नंबर, मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे? मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे, ये बताना है। तो ये जो है प्राचीन भारत के कानूनविद थे, मनु, नारद और बृहस्पति, ये सब जो है प्राचीन भारत के कानूनविद थे, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसमें कानून वगैरह इसमें दिया हुआ था कि कैसे क्या करना है, कानून से संबंधित चीज़ें इसमें दी गई थी। पहला डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डुरंड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? डुरंड कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये बताना है। इसका आंसर होगा 1888। 1888 में पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट में डुरंड कप आयोजित किया गया था, ये याद रखना है। आरिफ खान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आरिफ खान ये किस खेल से संबंधित है? तो आरिफ खान जो है ये स्कीडिंग से संबंधित है। आरिफ खान किससे संबंधित है? ये जो है स्कीडिंग से संबंधित है, याद रखना है। और चीन में 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, उसमें जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे, याद रखना है। 25वां नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जो है जिनेवा में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी? जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ के राजा को जो है, मेवाड़ के शासक को जो है मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी, ये याद रखना है आपको। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? कृषि भूमि को कितने टाइप से विभाजित किया गया था, ये बताना है। कृषि भूमि को कितने प्रकार से विभाजित किया गया था? तो कृषि भूमि को जो है 4 तरह से विभाजित किया गया था, 4 तरह से विभाजित किया गया था। कौन-कौन था? 4 कौन-कौन सा था, ये बताना है। तो 4 जो था वो था, पहला था पोलज था पहला, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर, तीसरा चाचर था, और चौथा क्या था? चौथा था बंजर। ये 4 भाग में जो है भूमि को विभाजित किया गया था, बंजर चौथा था। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय का नाम बताना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। और पहला कौन था जो आया था? पहले जो है पुर्तगाली आए थे, ये आपको याद करना है। और वास्को डी गामा ये पहली बार आया था, 20 मई 1498 को आया था, पहली बार वास्को डी गामा आया था, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त की स्थापना की थी? अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने जो है तख्ताल तख्त साहिब की स्थापना की थी, सिखों के गुरु थे। और इन्होंने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का ये हिस्सा है, वहीं पे यह बनवाया था। ये जो है सिखों के छठे गुरु थे, याद रखना है। सिखों के छठे गुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, याद रखना है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 का जो विद्रोह था उसमें से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह इसका सही आंसर होगा। तारिक ए दिलखुश पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए दिलखुश इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा भीमसेन। भीमसेन जो है तारिक ए दिलखुश पुस्तक के लेखक है। और ये जो है इसमें जो है औरंगजेब के बारे में जो है दिया गया है, औरंगजेब के बारे में दिया गया है। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, याद रखना है। विलियम बेंटिक ने निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ किला जो था इसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था, ये याद रखना है। और ये अजमेर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, तारागढ़ किला, याद रखना है। इसने जो है इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था, याद रखना है, दुनिया का सेकेंड जिब्राल्टर कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, ढाका में इसका स्थापना 1906 में हुआ था, याद रखना है। पुस्तक एन हिल स्टेशन ऑफ कास्ट, एन हिल
पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, ये बताना है। तो इसके लेखक जो हैं बी आर अम्बेडकर है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक है, याद रखना है। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, याद रखना है। इसने और भी बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सभी पुस्तक जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था? कौन सबसे पहले भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो है ये सबसे पहले भारत आया था, और ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जो लगभग 405 ईस्वी में भारत आया था। 405 ईस्वी में भारत आया था, आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी, याद रखना है। किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था, ये बताना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था चौथा बौद्ध संगति, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे, ये आपको याद रखना है। 37 नंबर, हरिसेन देश के दरबारी कवि और मंत्री थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि और मंत्री थे, ये बताना है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे, ये याद रखना है। इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है, इसमें जो है हरिसेन के द्वारा 33 पंक्ति का उल्लेख किया गया है। खाद्यान्नों को खाली करने के लिए माइनर्स फ्रेंड का 1698 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? माइनर्स फ्रेंड का जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस सेवरी के द्वारा आविष्कार किया गया था। ये जो है एक आविष्कारक और इंजीनियर थे। इनका जन्म जो है सीलस्टोन में हुआ था। किस वर्ष में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? किस वर्ष इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी सही आंसर होगा। राज्यों के किस समूह में द्विसदनीय विधायिका है? राज्यों के किस समूह में द्विसदनीय विधायिका है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी में जो है द्विसदनीय विधायिका है। टोटल 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। 6 राज्य कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन सभी में जो है द्विसदनीय विधायिका है। और यहाँ पे विधान परिषद भी है, याद रखना है। हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंप गई है? अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी जो है किस देश को सौंपी गई है, ये बताना है। फीफा का जो होगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसका जो मेजबानी होगा वो इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का कारण है? एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण होता है विषाणु। एड्स जो है विषाणु, इसके कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिकेशन सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन करता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है सूरजकुंड मेला मनाया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला होता है, और ये पहली बार जो है 1987 में शुरू हुआ था। 1987 में पहली बार हुआ था, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य वृक्ष है? बिहार का राज्य वृक्ष कौन है? तो बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। पीपल बिहार का राज्य वृक्ष है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन किसे माना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन किसे माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा?
तो बरसिंघा, यहाँ पे बरसिंघा पाए जाते हैं और इसी को अनमोल रत्न के रूप में वर्णित किया गया है, याद रखना है। इसमें मेनली रूप से कौन सा जानवर है, तो बरसिंघा इसमें मेनली रूप से है, याद रखना है। यहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं, टाइगर। कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। इसका आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। और इस क्लस्टर से जो है लगभग 40,000 रोजगार सृजित होने वाला है, याद रखना है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी ये जो है किसका किस्म है, तो ये जो है टमाटर का एक किस्म है। पूसा रूबी एक टमाटर का किस्म होता है, ये काफ़ी अच्छा किस्म होता है, याद रखना है। 48 चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड ये किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो ये जो है 1922 में हुआ था, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखना है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था और थाने में घुसकर जो है कई लोगों ने इसमें आग लगा दिया था और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। और गांधी जी ने इसके कारण 12 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से किसे बालापीर नाम दिया गया है? बालापीर किसको दिया गया है नाम, ये बताना है। तो गुरु हरकिशन जी को जो है बालापीर कहा जाता है। वे जो है ये भी सिखों के गुरु थे, याद रखना है। प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है? पंडित गोपाल मिश्रा ये किस संगीत घराने से संबंधित है, ये बताना है। तो ये जो है बनारस घराने से संबंधित है, याद रखना है, पंडित गोपाल मिश्रा। इनमें से कौन सा मच्छर जनित रोग है? इसके बाद साइंस का प्रश्न है और साइंस का प्रश्न को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखना है, आपको दिमाग लगाकर देखना है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी मच्छर से होता है, लेकिन टाइफाइड जो होता है ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, ये याद रखना है। ये जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखना है। और इससे जो है आंत वगैरह का संक्रमण होता है, याद रखना है। एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं? एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं? गुणसूत्र यानी कि कितना होता है? तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम पूछा जा रहा है, ऑटोसोम ये जो है 22 ही होता है। ऑटोसोम अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 22। घुटने की संधि और कोहनी की संधि किसके उदाहरण है? घुटने की संधि, घुटने में जो जोड़ होता है और कोहनी में जोड़ होता है, ये किसका जो है उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है, ये बताना है। ये जो है हिंज संधि का उदाहरण है, हिंज संधि। इसको कब्जा संधि के रूप में भी जाना जाता है। शरीर शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, याद रखना है। ये जो है 2 प्रकार का होता है, जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता और उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये दोनों प्रकार का होता है। कौन सा आबंध सबसे अधिक ध्रुवीय है? कौन सा आबंध सबसे अधिक ध्रुवीय है, ये बताना है। तो Cl और F के बीच में जो बंधन बनता है क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, ये जो है सहसंयोजक और ध्रुवीय बंधन होता है, याद रखना है इसको। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो पानी के एक अणु में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। अगर हाइड्रोजन 1 है तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो 8 रहेगा, 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन, ये याद रखना है।
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? SO2 का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो SO2 का जो द्रव्यमान होता है ये लगभग जो है 6 यानी कि लगभग 64 जो है 64 यू होता है, याद रखना है इसको। 64 ग्राम पर मोल होता है, यह याद रखना है आपको। ससंयोजी ससंयोजी बंधित अणुओं में गलनांक और क्वथनांक बिंदु निम्न होते हैं। क्यों होते हैं? जिसमें ससंयोजन बंधन होता है उसका गलनांक और क्वथनांक बिंदु जो है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है अंतरा आणविक बल कमजोर होता है। क्योंकि इसमें जो है अंतरा आणविक बल कमजोर होता है, इसीलिए जो है इसमें जो है गलनांक और क्वथनांक बिंदु कम होता है, याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है, यह बताना है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण की प्राप्ति, ये याद रखना है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का एक कमी होता है, याद रखना है। ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने का मात्रक क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि किस मात्रक से मापते हैं? मात्रक क्या है इसका तरंगदैर्घ्य का? तो इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम ऐसे लिखा जाता है, याद रखना है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। कैपेसिटी को फैराडे में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को जो है कैसे लिखा जा सकता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते हैं, तो इसी को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा नमक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जो है लवण और जल बनेगा, यानी कि दूसरा वाला सही है। जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो इसमें से एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? कौन सा ऊर्जा संग्रहित हो जाता है जब उसका धनुष का तार खींचते हैं? तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाता है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर किस टिकाऊ धातु लेपन का लेपन किया जाता है? सबसे टिकाऊ लेपन क्या है, यानी कि सबसे अच्छा क्या होगा, किसका लेपन करना चाहिए? तो इसको जो है यशद लेपन कहा जाता है और इसी में जो है जिंक का परत चढ़ाया जाता है। यह सबसे टिकाऊ विधि है लोहे को सुरक्षा देने के लिए। जल के एक अणु का मोल में क्या होता है? जल के अणु के एक मोल में कितने अणु होते हैं? अणु के एक मोल में कितने अणु होते हैं, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। यह याद रखना है। कहीं पे 6.023 भी दिया रहता है, ये भी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सहसंयोजी यौगिक है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये एक सहसंयोजी यौगिक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है अधात्विक होते हैं और इसमें दुर्बल आबंध होते हैं, ये याद रखना है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी जो आबंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा जो है प्रबल होता है और पाई जो है दुर्बल होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। नीचे दी गई कौन सी धातु उच्चतम अपचयन अवस्था दर्शाती है? कौन सी धातु का जो है अपचयन उच्चतम होता है, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो है उपचयन जो है अवस्था अधिकतम होता है, याद रखना है। निक्टोफोबिया डैश का डर होता है। निक्टोफोबिया किसके डर को जो है निक्टोफोबिया कहते हैं? निक्टोफोबिया किसके डर को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंधेरा। अंधेरे से जो जिसको डर लगता है, इसका मतलब है कि उसको जो है निक्टोफोबिया से वो ग्रसित है। अंधेरा से डर लगना निक्टोफोबिया कहलाता है। पक्षियों का डर जो है ऑर्निथोफोबिया कहलाता है। जानवरों का डर क्या कहलाता है? जूफोबिया कहा जाता है। और प्रकाश का डर जो है हेलिओफोबिया कहा जाता है। ये सभी बात को ध्यान रखना है।
गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कण द्वारा प्रकाश के परिकलन को डैश के रूप में जाना जाता है। गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कण जो है कण के द्वारा प्रकाश के परिकलन को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या किसके रूप में? तो इसका आंसर होगा टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ईंधन में से एक जो जलने पर एक अवशेष छोड़ता है। कौन सा ईंधन है जो कि जलने पर एक अवशेष छोड़ता है? तो इसका आंसर होगा लकड़ी। लकड़ी जब जलाएंगे तो यहाँ पे अवशेष यानी कि राख बच जाएगा, बाकी ये सभी में कोई भी राख नहीं निकलता है, चाहे एलपीजी हो, मिट्टी तेल हो, ये सभी पूरा खत्म हो जाता है। ये याद रखना है, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि तुम्हें से कौन सा हार्मोन तनाव के प्रति प्रतिक्रिया के दौरान उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन जो है तनाव के प्रति प्रतिक्रिया के दौरान उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा कोर्टिसोल। कोर्टिसोल ये एक हार्मोन है और ये तनाव की स्थिति में पैदा होता है, ये याद रखना है। और ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन होता है। मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनैन है। मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनैन डैश से प्राप्त होता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, याद रखना है, सिनकोना की छाल से। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के एंडीज में पाया जाता है सिनकोना, याद रखना है। सिनकोना का जो छाल होता है वो पीला से भूरा कलर का होता है और इसका गंध होता है मंद टाइप का, इसमें गंध होता है और बहुत ज़्यादा कड़वा और कसैला होता है, याद रखना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरू रज्जु को बनाने रखने के लिए फैलता है? इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। मेडुला इसका सही आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा इसको पूरा नाम है और ये मस्तिष्क का पश्च भाग है और ये जो है नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है, इसका आंसर होगा पोटेशियम। विकित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है यह बताना है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? केले का सड़ना ये होगा, एक अंडे को पकाना ये भी रासायनिक परिवर्तन, शरीर में भोजन का उपापचय ये भी रासायनिक है, वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण ये जो है भौतिक परिवर्तन है। निम्नांकित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? केवल जंतु कोशिका में कौन सा कोशिका अंग होता है? तो ये जो तारकाय है, तारकाय ये जो है केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है, ये आपको याद रखना है। एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान वह कोशिकांग जो दो भागों में विभाजित होता है, जो दो भाग में विभाजित होता है उस कोशिकांग को क्या कहते हैं? उस कोशिकांग को क्या कहते हैं? तो उसको जो है नाभिक कहा जाता है, याद रखना है। और इस प्रक्रिया को जो है मिटोसिस कहा जाता है। दो भाग में विभाजित जब होता है कोशिकांग तो इस प्रक्रिया को मिटोसिस कहा जाता है। मिटोसिस ये आपको याद रखना है। मिटोसिस यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा स्क्रीन पे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व कौन है? कार्बन। कार्बन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? संक्रमण से रक्षा कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिका WBC ये जो है संक्रमण से रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड कार्डिकल्स याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी अचल संधि है? कौन सी अचल संधि है ये बताना है। तो संधि जो खोपड़ी की अस्थि के बीच होता है, संधि खोपड़ी के बीच जो अस्थि होता है वो जो है अचल संधि का उदाहरण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? क्षारीय मृदा धातु के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिस मिट्टी में होता है वो क्षारीय मृदा होता है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग जो है जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हुए हैं उसका लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।